नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश चंद्र गुप्ता इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में, जिसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे हम बहुत सारे ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस को या प्रतिरोधों के समूह को हम किस प्रकार से हम श्रेणी में जोड़ सकते हैं, उस कंसेप्ट को पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस के दूसरे फॉर्म, जो हमारा क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस था, उसको हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। पिछले क्लासों में हम लोग श्रेणी संयोजन के बारे में जिक्र किया था। आज के क्लास में हम लोग समांतर संयोजन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे कहेंगे कि बहुत सारे प्रतिरोध जो हमारे पास सपोज दैट R1 R2 R3 हैं, तो कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे कि इनका जो कनेक्शन है, जुड़ाव है, वो हमारा कैसा है, समांतर में है। तो उसके पहले बेसिक को समझेंगे और उसके बाद फिर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसी भी सर्किट में यदि बहुत सारे प्रतिरोध समांतर में संयोजित हैं तो उनके तुल्य प्रतिरोध को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन इसमें भी करेंगे और एक रिजल्ट को डिराइव करेंगे, ताकि उस रिजल्ट को लेकर के हम फर्दर पुनः किसी भी सर्किट में कॉम्प्लिकेट सर्किट, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी या जटिल सर्किट है, उसका अगर तुल्य प्रतिरोध आपसे पूछा जा रहा है तो उस तुल्य प्रतिरोध को कैलकुलेट करने के लिए उस रिजल्ट को आप क्या कर सको, इंप्लीमेंट कर सको, अप्लाई कर सको या यूज कर सको। चलिए, अगर यहां पर देखा जाए हमारे पास एक रेजिस्टेंस इस प्रकार से है, R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, सिमिलरली यदि कोई तीसरा रेजिस्टेंस R3 है। एक रेजिस्टेंस का दो सिरा होता है, ये हमारा उस रेजिस्टेंस का कैसा है, पहला सिरा, और ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का वो दूसरा सिरा। सिमिलरली इस रेजिस्टेंस R2 का ये हमारा पहला सिरा है और ये रेजिस्टेंस का हमारा कैसा है, दूसरा सिरा है। उसी प्रकार से सिमिलरली R3 का ये रेजिस्टेंस का हमारा पहला सिरा है और ये हमारा कैसा है, दूसरा सिरा है। R1 R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस की हमने चर्चा किया था। इन तीन को कंबाइन करके हम एक रिजल्ट को निकालेंगे। जो तीन के लिए रिजल्ट आएगा उसको हम जनरलाइज कर देंगे फर्दर एन रेजिस्टेंस के लिए। चलिए देखते हैं। अब आपके पास तीन प्रतिरोध हैं, R1 R2 और R3, और इन तीनों को आपको समांतर में संयोजित करना है। आप कैसे एक सिंपल भाषा में बोलेंगे कि इनको कैसे समांतर में संयोजित करेंगे, या समांतर संयोजन का एक साधारण परिभाषा हमारा क्या हो सकता है, सिंपल वे में कैसे उसको डिफाइन करेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने श्रेणी में देखा था कि R1 R2 R3 को श्रेणी में हम किस प्रकार से जोड़ रहे थे, उसको हमने डिटेल डिस्क्राइब किया था, सिंपल तरीके से समझाया था। उसी तरीके से हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, R1 R2 और R3। अब इन तीनों को हमको समांतर में संयोजित करना है। तो समांतर में आप कैसे संयोजित करते हैं, जरा गौर करिए। मैं ये तीन प्रतिरोधों को मैं कंबाइन कर रहा हूं, किसमें, समांतर में। ये हमारा क्या है, R1 है, दूसरा क्या है, R2 है, और इसी प्रकार से ये हमारा क्या है, R3 है। R1 R2 और R3। अब ये तीनों हमारे कैसे हैं, समांतर में जुड़े हैं। अब समांतर में जुड़े हैं, मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा, कैसे सिंपल वे में इसको बताऊंगा कि ये समांतर में कनेक्टेड है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल कौन सा है, पहला सिरा ये है, और दूसरा कहां पर है, यहां पर है। इस रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल कहां पर है, यहां पर है, और दूसरा कहां पर है, यहां पर है। और थर्ड वाले रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल कहां पर है, यहां पर है, और दूसरा सिरा कहां पर है, यहां पर है। एक चीज तो देख करके हमने समझ लिया कि इसको किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। तो आप यहां पर इस फिगर को देख करके आप आसानी से समझ रहे होंगे कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का जो पहला सिरा है वो एक साथ जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है वह एक साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि इसको साधारण भाषा में इसको डिफाइन करो, तो बड़े सिंपल वे में इसको बता सकते हो। यदि हमारे पास बहुत सारे प्रतिरोधों का समूह है,
तो सभी प्रतिरोधों का यदि एक सिरों को एक साथ जोड़ दें और उन सभी के दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ दें तो इस प्रकार से जो हमारा प्राप्त संयोजन होगा वो हमारा कैसा होगा, समांतर संयोजन होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छी भली बात समझ में आ रही होगी। मैंने क्या बोला कि यदि प्रत्येक रेजिस्टेंस के पहले सिरे को एक साथ और दूसरे सिरों को एक साथ हम संयोजित कर दें या जोड़ दें तो इस प्रकार से जो हमारा प्राप्त संयोजन होगा वह प्राप्त संयोजन हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहलाएगा। प्रतिरोधों का समांतर संयोजन, ये हमारा प्राप्त संयोजन कैसा होगा, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन होगा। अब चलिए हम तो समझ गए कि किस प्रकार से हम प्रतिरोधों को समांतर में संयोजित करेंगे। तो अब मैं इससे सिंपल मैं अब किस प्रकार से बताऊं, इससे सिंपल बताया नहीं जा सकता है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश किया हूं कि यदि सभी प्रतिरोधों के एक टर्मिनल को एक साथ और दूसरे टर्मिनल को एक साथ जोड़ दें तो इस प्रकार से जो हमारा प्राप्त संयोजन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, समांतर संयोजन कहलाएगा। उसी को हम बोलेंगे प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यदि मान लीजिए हमारे पास कोई एक जटिल परिपथ है, उस परिपथ में यदि आपको तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करना है तो इन समांतर या ऐसा ही इसी सर्किट का अगर आपको तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक यहाँ पर छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। उस प्राप्त रिजल्ट के अनुसार हम बाकी किसी भी जटिल परिपथ में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन कहीं दिखता है तो वहां पर उस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए इस रूल या इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, वहां पर फॉलो करेंगे। चलिए अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, इसी सर्किट में हम यहाँ पर एक सोर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहा हूं, वोल्टेज सोर्स या ईएमएफ इसको मैं बोल रहा हूं। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया अब यह हमारा सर्किट एक्टिव हो गया। अब हमारा एक क्लोज एनर्जाइज्ड सर्किट का फॉर्म बन गया। अब एक क्लोज एनर्जाइज्ड सर्किट का रूप ले लिया और इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इसमें हमारा एक करंट फ्लो करेगी। उस करंट को हमने क्या बोल दिया, कैपिटल आई बोल दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यह करंट तो यहां से सोर्स की वजह से फ्लो किया, ये करंट यहां तक तो वही रहेगा, आई करंट यही फ्लो करेगा। लेकिन जैसे इस पॉइंट पर आएगा इसके पास आपके पास देख रहा हो कि इस करंट को जाने के लिए तीन रास्ते प्राप्त हो रहे हैं। मैंने बोला कि यदि करंट का डिवाइजन या वहां पर बंटवारा, अगर करंट को आप डिवाइड नहीं कर रहे हो या करंट डिवाइड नहीं हो रही है, इट मीन उसका पाथ नहीं बदल रहा है, तब तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट सेम था, जो कि हम लोग श्रेणी कॉम्बिनेशन में देख चुके थे, श्रेणी संयोजन में देख चुका था। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी कुल धारा यहाँ पर फ्लो कर रही है, इस पॉइंट का आने के बाद इसको पास जाने के लिए तीन रास्ते हैं। इट मीन अब यह करंट तीन पाथ में क्या होगी, डिवाइड कर जाएगी। तीन रास्तों में क्या होगी, यह आपको वितरित हो जाएगी। इट मींस इस पाथ में करंट जो जाएगा उसको हमने क्या लिया, I1 करंट फ्लो कर रही है। सेकंड पाथ में जो करंट जाएगी उसको हमने क्या लिया, I2 लिया। और थर्ड पाथ में जो करंट फ्लो कर रही है उसको हमने क्या लिया, I3 लिया। तो इस प्रकार से तीनों ब्रांच में यह करंट हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर करंट तीन ब्रांच में डिवाइड होने की वजह से यह करंट की वैल्यू क्या हो गई, अब बदल गई। अब हमारा करंट क्या है, अब हमारा करंट सेम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस धारा को प्रवाह के लिए रास्ते हमारे क्या हो गए, कई हो गए। रास्ते अगर कई हो गए तो हर रास्ते में अलग अलग हमारा करंट क्या होगा, इसके अनुसार वो डिवाइड हो जाएगा। तो प्रत्येक ब्रांच में करंट हमारा क्या होगा, डिफरेंट फ्लो करेंगे। तो एक चीज तो देखा कि समांतर में यदि बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हो तो सभी प्रतिरोधों में धारा क्या होगी, वो हमारा अलग अलग होगी। हाँ, तीनों में धारा समान तभी हो सकती है जब तीनों का प्रतिरोध क्या हो जाए, सेम हो जाए। लेकिन किसी भी एक ब्रांच में धारा इस सप्लाई धारा के बराबर नहीं होगी यदि तीनों प्रतिरोध एग्जिस्ट कर रहे हो। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें करंट I1 गया, सेकेंड ब्रांच में I2 और थर्ड ब्रांच में I3। ये तीनों करंट जो डिवाइड हुआ वह इसी करंट का तो डिवीजन रूप है। इट मींस बोल सकते हैं अगर सोर्स करंट I है तो तीनों ब्रांच के करंट को यदि मैं ऐड कर दूं तो क्या सोर्स करंट के बराबर या कुल करंट के सप्लाई करंट के बराबर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। या उसी प्रकार से है
जैसे हमारे पास यदि आपको 5 रुपए हैं, हमने 5 लोग को इक्वली क्या कर दिया, इक्वली या अनइक्वली मैंने डिवाइड कर दिया, तो यदि पांचों लोग के रुपए को मैं ऐड करूं तो हमारे बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि हम क्या है, सोर्स है, स्रोत है, हमने ही उनको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वही कहानी यहाँ पर भी है कि यदि यह सप्लाई करंट ही हमारा क्या है, सोर्स करंट, यह 3 रास्तों में, 3 पाथ में, 3 ब्रांच में डिवाइड हो रही है, तो तीनों ब्रांच के करंट को यदि मैं ऐड कर दूं तो क्या सप्लाई करंट के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं सिंपल तरीके से कि जो टोटल करंट I है वह किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। जिस प्रकार से श्रेणी कॉम्बिनेशन में हमने R इक्विवेलेंट, सर्किट का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट लिया था, उसी प्रकार से मैं यहां पर R इक्विवेलेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैपिटल I जो क्या है, वह क्या है, परिपथ का कुल धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, ओम के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार आपको क्या प्राप्त हुआ, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। यहां से I को हम क्या ले सकते हैं, V बाई R ले सकते हैं। I इक्वल टू क्या ले सकते हैं, V बाई R ले सकते हैं। इस कंसेप्ट को मैं यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब यहां पर क्या है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। इस कैपिटल I को मैं क्या ले सकता हूं, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यदि टोटल वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो क्या हमको टोटल धारा नहीं प्राप्त हो जाएगी? बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। हाँ, एक चीज और यहाँ पर हमने जिक्र करना उसको मिस कर रहा है, वो हमारा क्या है कि यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, आपने देखा कि जब आपके पाथ कई ब्रांच डिवाइड हो रहे हैं, जब रास्ता कई हो रहा है तो धारा हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, अलग अलग धारा प्रवाह कर रही है। लेकिन वोल्टेज क्या होगा, आपको अगर ऐसे बहुत सारे प्रतिरोध होते तब भी सभी प्रतिरोधों के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज होता वो हमारा क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। यहां भी वोल्टेज V होगा, यहां भी वोल्टेज क्या होगा, V होगा, और यहां भी वोल्टेज क्या होगा, V होगा। इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि यदि बहुत सारे प्रतिरोध समांतर में जुड़े हो तो सभी प्रतिरोधों में धारा अलग अलग प्रवाह करेगी, लेकिन सभी प्रतिरोधों के अक्रॉस जो हमारा विभवांतर होगा या वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सेम होगा, वो आपका डिफरेंट नहीं होगा, वो हमारा क्या है, वो हमारा सेम होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो अब यहां पर मैंने इस करंट के इक्वेशन को लिखा हुआ है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इस सभी करंट को हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ I इक्वल टू V बाई R, इसके टर्म में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, टोटल I क्या होगा, टोटल सप्लाई करंट किसके बराबर होगा, टोटल वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो हमारा टोटल करंट हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो इस I को हम क्या ले सकते हैं, V बाई R इक्विवेलेंट। सिमिलरली I1 को क्या लिखेंगे, I1 हमारा क्या होगा, अब देखिए V1 नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने देखा कि पैरेलल में वोल्टेज हमारा क्या है, पैरेलल हमारा वोल्टेज सेम है, तो V1 की जगह हम क्या लिखेंगे, V ही लिखेंगे, V बाई R1 हो जाएगा। V बाई R1 हमारा क्या मिलेगा, करंट I1 मिलेगा। सिमिलरली मैं I2 को क्या लिखूंगा, V बाई R2 लिखूंगा, क्योंकि वोल्टेज सभी में सेम है। सिमिलरली मैं I3 को क्या लिखूंगा, V बाई R3 लिखूंगा। अब यहां से मैं अगर V को कॉमन ले लूं तो हमको क्या मिला, 1 बाई R इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से V कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, 1 बाई R इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस प्रकार से जो तीन रेजिस्टेंस को हमने समांतर में जोड़ा हुआ था उसका जो तुल्य प्रतिरोध हमारा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई R इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये तो तीन प्रतिरोध के लिए कहानी है।
अगर हमारे परिपथ में बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं, मैं एक जनरल रिजल्ट देना चाहता हूं, जितने भी प्रतिरोध होंगे उनके हिसाब से इस फॉर्मूला को हम यूज कर लेंगे। इन जनरल if n resistances R1, R2, R3 and so on, Rn are connected in parallel, then 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by Rn। यदि आपके पास n रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे समांतर में, तो उसका तुल्य प्रतिरोध निकालने का हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, ये हमारा एक जनरल रिजल्ट मिल गया। बाकी 3 के लिए हमने देखा था, 3 के लिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। मैंने उसी को जनरलाइज कर दिया। यदि n रेजिस्टेंसेस आपको R1, R2, R3, Rn वो हमारे कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, तब वहां पर हमारा जो R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा क्या होगा, 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 एंड सो ऑन 1 प्लस Rn। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस कॉम्बिनेशन को हम समांतर संयोजन कहते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया कि यदि सभी प्रतिरोधों का एक टर्मिनल एक साथ और दूसरा टर्मिनल एक साथ को जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संयोजन हमारा क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है या समांतर संयोजन कहलाता है। फिर मैंने नेक्स्ट क्या चर्चा किया है, यदि आपका बहुत सारे प्रतिरोध समांतर में संयोजित है तो उस परिपथ में हम तुल्य प्रतिरोध, उन समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया और इस प्रकार से हमने प्राप्त रिजल्ट देखा कि 3 प्रतिरोध के लिए हमारा कंबाइंड या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। और उसी को मैंने जनरलाइज किया, यदि n रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे उस परिपथ में तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 एंड सो ऑन 1 by Rn। तो एक जनरल हमको रिजल्ट प्राप्त हो गया कि कैसे एक कॉम्प्लिकेटेड या उस तरह से बोल सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी वाले या उसको बोल सकते हो जटिल परिपथ में यदि तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना हो और सभी प्रतिरोध पैरेलल में कंबाइंड हो तो आप इस सिंपल फार्मूला का क्या कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे। तो उस समांतर संयोजन का हमारा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। तो इन 2 लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस का एक थ्योरी को मैंने आपको डिस्क्राइब किया, एक कंसेप्ट दिया। अब इन पर यह कंसेप्ट छोटा ही है, इस कंसेप्ट को तो हम लोगों ने समझ लिया। अब इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे हम यूज करेंगे, कैसे किसी सर्किट को सॉल्व करने में इस कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब तक वो नहीं हम कर वो कला हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे या तुल्य प्रतिरोध वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए कठिनाइयां ही आपको होती ही दिखेंगी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। फिर आपको देखेंगे कि कोई भी कठिन क्वेश्चन चाहे कितना भी जटिल फॉर्म में क्यों ना सर्किट हो, उस सर्किट का भी तुल्य प्रतिरोध आप बड़े हल्के और बड़े फास्ट तरीके से कम टाइमिंग में उसको आप आसानी से क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो हमारा प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर संयोजन है, इन्हीं पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उन पर आधारित बहुत सारे हम आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चंस को रखेंगे और हम लोग साथ मिलकर उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग मैं टेक्निक भी सिखाता रहूँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन अगर वैरी करता जाएगा तो वहाँ पर कैसे कैसे हमारा कंसेप्ट या सोचने का तरीका भी हमारा क्या होगा, बदलता चला जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद आप भविष्य में कभी भी किसी भी पेपर में रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम को तो आप कभी भी गलतियां नहीं करोगे। इस आशा के साथ मैं आज के क्लास को यहीं पर बंद करता हूं। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।